हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने हमारा जो कल का लेक्चर हुआ था और कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था। हम जो स्टडी कर रहे थे कि द कॉज टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो एक्सटिंक्शन है वो नॉर्मल 5 एपिसोड्स से 100 टू 1000 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। तो ये जो 5 एपिसोड्स हैं, तो जैसे कि अब हम 6 एपिसोड्स के ऊपर है और जहाँ पर ये जो ह्यूमन एक्सटिंक्शन का जो रेट है वो 1000 टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो देयर आर फ्यू रीजंस जो हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले एक बताया था ना, एविल क्वाड्रेट की एविल क्वाड्रेट मतलब 4 ऐसे दुश्मन हैं, ठीक है? चतुर चौपाई मतलब एक ऐसे 4 दुश्मन जो आपकी लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया था द हैबिटेट, द लॉस ऑफ हैबिटेट एंड द फ्रेगमेंटेशन। अब हम दूसरा स्टडी करेंगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कि कई बार क्या होता है कि ह्यूमन अपनी भूख के लिए कई बार इन जानवरों का जो स्पीशीज है उनका यूज करता है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है कि ये खत्म तक हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन द नेचर फॉर इट फूड एंड शेल्टर। When need turn into a greed, it leads to over exploitation of the natural resources। जब वो उसकी जो नीड है, जब वो एक ग्रीड लालच के अंदर परिवर्तित होती है, ग्रीड के अंदर परिवर्तित होती है, इट कन्वर्ट इनटू अ ग्रीड, सो इट बिकम ए कॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लोइटेशन, इट बिकम ए कॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 500 ईयर्स के अंदर बहुत सारी स्पीसीज जो खत्म हो चुकी हैं, जैसे कि स्टीलर सिकाओ, पैसेंजर पीजन, वर ड्यू टू द एक्सप्लोइटेशन। ये ह्यूमन के एक्सप्लोइटेशन के थ्रू ये एक्सप्लॉइटेड हुई है, बिकॉज दे जस्ट एक्सप्लॉइटेड इट फॉर देयर ओनली ग्रीड। नीड एक इंसान की लिमिटेड होती है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, इट मस्ट बी अप टू सम लिमिट। व्हेन बट क्रॉस टू द लिमिट, देन इट कन्वर्टेड इनटू द ग्रीड। Okay, presently many marine fish populations around the world are over-harvested, endangering the continued existence of commercial imported species। जैसे कि कुछ मैराइन फिश है, आपको पता होगा। इवन अगर हम इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में जो ऐसे रीजन्स है, जो मैराइन रीजन्स है, जैसे कि कोलकाता और लाइक साउथ इंडियन एरिया है, ये जो एरियाज हैं ये बेसिकली ये जो एरियाज हैं ये बेसिकली मैराइन फिश के ऊपर डिपेंडेंट है, मैराइन फिश के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इतने ज़्यादा इनकी ओवर एक्सप्लॉइटेड करते हैं कि इनकी स्पीसीज तक नहीं मिलती है। एंडेंजर्ड द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, और लाइक बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड की लाइन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है? जैसे अगर आप देखोगे, ये देखिए स्टीलर सी काव है, पैसेंजर पीजन है। आज आपको पीजन बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इसका रीजन ये है कि लोगों ने ही मार के खा चुके हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इनका एक्सप्लोइटेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब उनकी स्पीसीज मिलती ही नहीं है। दूसरा होता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, मतलब किसी भी बाहर के स्पीसीज का हमारी इकोसिस्टम में अंदर आ जाना। जो बाहर की स्पीसीज हमारे इकोसिस्टम में अंदर आती है, तो हमारी जो इकोसिस्टम है वो कहाँ जाएगा? तो हमारी इकोसिस्टम की स्पीसीज के लिए एक थ्रेट प्रोड्यूस होता है। When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose। कभी कभी होता है कि हम एलियन स्पीसीज को इंटेंशन नहीं होता हमारा कि हम अपने इकोसिस्टम को हार्म करें, और यह कई बार होता है कि हम डेलिबरेट हम उसको बहुत इग्नोर कर लेते हैं, बहुत हल्का समझते हैं, डेलिबरेट समझते हैं। और किसी भी पर्पस के लिए जब कोई एलियन स्पीसीज हमारे इकोसिस्टम में एंटर करती है, सो इट बिकम ए कॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो वहाँ पे स्पीसीज पहले से प्रेजेंट होती है, उनके लिए वो एक्सटेंशन का एक रीजन बन जाती है। जैसे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ईस्ट अफ्रीका में, यहाँ पे देखेंगे, ईस्ट अफ्रीका के अंदर एक फिश थी जिसका नाम है नील पर्च। देखिए, नील पर्च स्पीसीज है जो ईस्ट अफ्रीका के अंदर, इसको ईस्ट अफ्रीका के विक्टोरिया लेक के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नील पर्च को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि वो उसको खाना चाहते थे। तो उनको क्यों क्या किया कि एक बाहर की स्पीसीज थी, तो उन्होंने क्या किया कि इसको ब्रीड करवा के एक्वेटिक लाइफ में डाल दिया। ये बाहर की स्पीसीज थी, क्योंकि वो उसको काट के खाना चाहते थे बाद में। जैसे कि ब्रीडिंग करवाई जाती है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, लेकिन हुआ क्या, अब ये सुपीरियर स्पीसीज निकली, तो इसने क्या किया, आसपास की जितनी भी इन्फीरियर स्पीसीज होती है उसको रिमूव कर दिया। तो इसने क्या किया, मोर देन 200 ऑफ स्पीसीज जो जो लेक के उस लेक में चिचिड फिश थी, ये देखिए जो चिचिड फिश थी, मोर देन 200 ऑफ स्पीसीज जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फिश थी, उनकी मोर देन 200 स्पीसीज को इसने खत्म कर दिया। तो अब देखिए, ह्यूमन ने अपने पर्पस से किया था, ठीक है? हो सकता है उसका इंटेंशन ये नहीं था कि मैं इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाऊं, वो अनइंटेंशनली उसने सिर्फ अपने काम पर्पस के लिए उसने फिश को इंट्रोड्यूस किया। नाउ यू कैन सी द व्यू की एक मोर देन 200 ऑफ चिचिड स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं, ठीक है? ओके, नाउ वैसे लाइक ऐसे बहुत सारे अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कैरेट ग्रास है जिसको पार्थिनियम है, लटाना एंड द वाटर हाइसिंथ आइकोनिया है, ठीक है? मैंने आपको बताया भी था। जैसे देखिए, कैरेट ग्रास आपने बहुत जगह देखी होगी, कैरेट ग्रास ये आपने कैरेट ग्रास बहुत जगह देखी होगी, वाटर हाइसिंथ आपने देखा होगा। तो ये ऐसे वो एग्जांपल्स हैं जो कि अनइंटेंशनली
हमारे इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस हो गए और आसपास के इन्वायरमेंट को खत्म करने लग गए। ये देखिएगा पैरेट ग्रास, ये पैरेट जो ग्रास आई है, जैसे कि जो कैरेट ग्रास है, ये कैरेट ग्रास मैक्सिकन व्हीट के साथ में आई थी और आज ये इतना ज़्यादा उगता है, आपने कहीं बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह जहाँ पर भी कुछ नहीं होगा कैरेट ग्रास ग्रो कर रही होगी। इसका साइंटिफिक नेम होता है पार्थेनियम और वाटर हाइसिंथ, जिसका वाटर हाइसिंथ इसका साइंटिफिक नेम होता है आइकोनिया। अब देखिए ये जो आइकोनिया है, ये बेसिकली एक्वेटिक रीजन में ग्रो करती है और तो वाटर हाइसिंथ जहाँ पर भी ग्रो करती है तो वहाँ क्या करता है, आसपास के जितना सारा न्यूट्रिशंस होती है वो खुद ले लेती है, जैसे कि लाइक जो अदर स्पीसीज है उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। कई बार उस सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है कि ये वाटर हाइसिंथ से क्या करती है, जो लाइक आपके जो ये जो अदर जो प्लांट्स होते हैं उसकी रूट होल्डिंग कैपेसिटी को कम, मतलब उसकी रूट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम आएगी तो उस एरिया में फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इनकी वजह से उस एरियाज के अंदर मच्छर बहुत फैलते हैं, मॉस्किटोस बहुत ज़्यादा फैलते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये वो एलियन स्पीसीज हैं, एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेट ग्रास इनटू सम एरियाज, वाटर हाइसिंथ, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि जो इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं। ठीक है, अब जैसे रिसेंटली इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश कैलग्रिस गार्पेनियस, ठीक है, कैलग्रिस गार्पेनियस साइंटिफिक नेम है, फॉर एक्वाकल्चर पर्पस से इसको यूज किया गया था, जिसने हमारी रिवर के अंदर कैटफिश को लाइक हमारे रिवर के अंदर जो कैटफिश होती है उसको खत्म कर दिया। ठीक है, एक्वाकल्चर का मतलब होता है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कॉमर्शियल पर्पस के लिए जब उसका कल्चरिंग करवाते हैं, दैट इज एक्वाकल्चर। तो उसमें एक फिश थी अफ्रीकन कैटफिश कैलरिस गार्पियंस, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था रिवर्स के अंदर, जिससे कि हम इसको ब्रीड करवा के इसको कॉमर्शियली यूज करेंगे। तो हुआ क्या, इसने जो हमारे रिवर के अंदर, हमारे रिवर में जो कैटफिश होती है, जो इंडेंजस होती है, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, जो लाइक इंडिजिनस होती है हमारी जो कैटफिश होती है उसको उसने खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया, उसका रीजन होता है, हम कहते हैं कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन, कि ये जो कैटफिश थी, जिसने क्या किया, अमेरिकन अफ्रीकन कैटफिश को, ये इंडिया का एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, अब ये अफ्रीकन कैटफिश है, इस अफ्रीकन कैटफिश सुपीरियर हो गई और जो हमारी जो कैटफिश थी, ठीक है, ठीक है, अब जैसे कि ये जान रखना, ये अफ्रीकन कैटफिश है, ये अफ्रीकन कैटफिश है, इसने हमारी जो कैटफिश है, जो हमारे अंदर कैट, क्योंकि क्या हुआ, वैरायटी डिफरेंट है, तो इसने क्या किया कि ये इसने इसने हमारे रिवर की जो कैटफिश है उनको ये खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे रिवर की जो कैटफिश इंडियन कैटफिश है और जो अफ्रीका से लाई गई कैटफिश है, तो वो क्या हुआ, सुपीरियर हो गई हमारे इंडियन रिवर्स, हमारी रिवर्स की, ये हमारी कंट्री की बात की जा रही है, किया जा रहा है, तो हमारी कंट्रीज में जो रिवर के अंदर जो इंडियन कैटफिश की जो ब्रीड थी उसके ऊपर डोमिनेंट हो गई और उसको खत्म कर दिया। ठीक है, फिर आता है आपका को-एक्सटेंशन क्या होता है? When a species become extinct and the plant and animal species associate within it obligatory way to also become extinct. When a species become extinct, जब कोई एक species वह कोई जब when a species become extinct, तो क्या होता है, जब एक species खत्म होती है तो को-एक्सटेंशन का मतलब है कि उससे उस पर डिपेंडेंट दूसरी species भी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल है बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने आपको को-एक्सटेंशन पढ़ाया था, अभी जब हमने पॉपुलेशन खत्म किया था, तो मैंने आपको वहाँ पे को-एक्सटेंशंस के एग्जाम्पल दिए थे कि कोएग्जिस्टेंस कैसे है, कि कई बार क्या होता है, प्रीडेशन और उस कॉम्पिटिशन से या पैरासिटिज्म से बचने के लिए, कॉम्पिटिशन या इनसे बचने के लिए, ये कई बार क्या होता है, ये रिसोर्सेज के पार्टनेशिंग करते हैं, मतलब रिसोर्सेज को डिवाइड कर लेते हैं, कोएग्जिस्टेंस को शो करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है कि अगर उसमें से अब एक स्पीसीज खत्म होती है तो उस पर डिपेंडेंट दूसरी स्पीसीज भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। When a hot fish species become extinct, uniquely assemblage of parasites also beat the same fate. अगर एक hot fish, कोई भी एक स्पीसीज, एक हॉट फिश की स्पीसीज अगर खत्म होती है, एक्सटेंट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर डिपेंडेंट जो पैरासाइट्स हो गए या उस पर डिपेंडेंट जो प्रीडेटर होगा वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल इज द केस ऑफ द की इवॉल्व्ड को-इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। अब जैसे कि एक प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म होता है कि ये प्लांट के पॉलिनेटर, प्लांट के पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इंसेक्ट प्लांट के ऊपर इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि उनको नेक्टर मिलता है। अगर इनकेस अगर एक प्लांट खत्म होता है तो उस पर डिपेंडेंट पॉलिनेटर, उस पर डिपेंडेंट, उस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट वो पॉलिनेटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यह पॉलिनेटर खत्म होता है तो प्लांट कैसे इसका प्लांट का पॉलिनेशन कौन करेगा? तो ये सब कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक स्पीसीज अगर खत्म होती है तो इसका इफेक्ट दूसरी स्पीसीज पे पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस मॉड्यूल का, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी, कि हम अपने बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व रख सकते हैं।
when we conserve the protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected. अगर हम अगर लाइक हम होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट या कंजर्व करते हैं, तो इसका मतलब हम उस पूरी बायोडाइवर्सिटी को हर एक लेवल के ऊपर कंजर्व रख रहे हैं। हर एक लेवल कौन से होते हैं? हमारे बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट लेवल है, फ्रॉम दी मैक्रोमोलिक्यूल टू द बायोम। तो हर एक लेवल पे हम इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट कर लाइक प्रोटेक्ट कर रख रहे हैं। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। हम पूरे से अगर हम पूरे फॉरेस्ट को अगर बचाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सारे टाइगर को सेफ रख सकेंगे। द अप्रोच इज कॉल्ड द इन सिटू कंजर्वेशन। ये जो अप्रोच होती है, अगर हम फॉरेस्ट को बचाते हैं, अगर उसके हैबिटेट को बचाएंगे, तो टाइगर को हम बचा पाएंगे। हाउएवर व्हेन देयर आर सिचुएशन वेयर एन एनिमल और प्लांट इन एंडेंजर और थ्रेटन, मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर एनिमल प्लांट थ्रेटन फील करता है, लाइक या उसके लिए उसकी एग्जिस्टेंस के लिए उसको कोई प्रॉब्लम फील होती है, या नियर फ्यूचर में उसको अपने एक्सटेंशन का एक क्वेश्चन उठ जाता है, तो उस केस में उसको उस एरिया से हटाकर दूसरे एरिया में शिफ्ट करना पड़ता है। तो उस कहाँ से हम कहते हैं एक्सिटू। कई बार क्या होता है, जैसे कि मान के चलो अगर हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट के अंदर कोई भी शेर या लॉयन प्रेजेंट है, लेकिन हमने देखा कि जहाँ पे वो प्रेजेंट है वो हैबिटेट उसके लिए सुटेबल नहीं है, या उस हैबिटेट में प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे उठाकर उसको दूसरी जगह रखते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सिटू। इंसिटू होता है ऑन साइट और एक्सिटू होता है ऑफ साइट। सो लाइकवाइज देयर आर द टू वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। पहला होता है इंसिटू, दूसरा होता है एक्सिटू। इंसिटू मतलब होता है ऑन द साइट, कि जहां पर कोई एनिमल रहता है उसी साइड उसको कंजर्व कीजिए, और ऑफ साइड मतलब होता है उसको अगर जैसे कि इंसिटू का एग्जांपल है नेचुरल फॉरेस्ट, तो वो हो गया इंसिटू हो गया। जैसे कि जू है, ठीक है, सेंचुरीज है, ये ऑफ साइट कंजर्वेशन हो गया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जब कोई कोई फिश कोई भी एनिमल, या जैसे कि अगर फॉरेस्ट में अपने नेचुरल फॉरेस्ट में अगर एक्सटिंक्शन फील करता है, तो वी हैव टू बी शिफ्ट दैट एनिमल फ्रॉम द ऑन साइट टू द ऑफ साइट लोकेशंस। अब आता है इन सिटू या ऑन साइट कंजर्वेशन क्या होता है। Faced with a conflict between the development and the conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. Okay, अगर आप डेवलपमेंट और कंजर्वेशन अगर दोनों पर डिपेंडेंट है, लाइक यू नीड आल्सो डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन एज वेल। जैसे कि कॉइन है, एक कॉइन का एक हेड पार्ट मान के चलो, हेड एक पार्ट मान के जो डेवलपमेंट है, और उसका टेल पार्ट मान के चलो कंजर्वेशन है। सो व्हेन यू थ्रो द कॉइन, सो या तो जब कॉइन को आप थ्रो करते हो, तो जब वो नीचे आता है, तो आइदर यू विल गेट ए कंजर्वेशन, और आइदर देन यू विल गेट ए वन साइड, इफ यू विल गेट ए कंजर्वेशन, और सेकंड साइड यू में गेट ए डेवलपमेंट। तो कभी भी कॉइन इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आएगा। सो ये बहुत मुश्किल होता है टू मेक ए सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द कंजर्वेशन। मतलब इकोसिस्टम और इकोनॉमी को मेंटेन करके चलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर देखा कि अगर आप, क्योंकि हर एक कंट्री डेवलपमेंट चाहती है, तो अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, तो इट इज वेरी अनरियलिस्टिक और इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है कि हम पूरी बायोलॉजिकल वेल्थ को बचा सकें। ठीक है, इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। हमारे पास कंजर्वेशन के जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उससे ज्यादा, तो उससे भी लाइक जितने अवेलेबल हैं, बल्कि उससे ज्यादा तो स्पीसीज अपने आप को कंजर्व करना चाहती हैं। कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि हम इतनी स्पीसीज अपने आप को कंजर्व करना चाहती है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज उसके लिए कम पड़ जाएंगे उनको रिसोर्सेज सेव करने के लिए। ठीक है, on the global basis there the problem has been addressed by the many eminent conservationist। मतलब ग्लोबल बेसिस के ऊपर पूरे ग्लोबल लेवल की बात की जा रही है, तो प्रॉब्लम को डिफरेंट एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट या फिर कहते इकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया। तो उन्होंने क्या किया कि हमने क्या किया कि हम सभी तो पूरी तरीके से बायोलॉजिकल वेल्थ को तो नहीं बचा सकते, तो दे आइडेंटिफाई फॉर अ मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन biological hotspot region with a very high level of species richness and high degree of the endemism। मतलब उन्होंने क्या किया कि कंजर्वेशनिस्ट ने या इकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक वो हॉटस्पॉट्स थे जहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीसीज की रिचनेस पाई जाती है। तो बोला कि अगर हम सभी पूरे वेल्थ को नहीं बचा सकते, तो हम 25 वो हॉटस्पॉट चूज करेंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है, तो हम सिर्फ उनको कंजर्व करेंगे। ठीक है, द हाई लेवल ऑफ रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, द स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन नॉट फाउंड एवरीवेयर एल्स। एंडेमिज्म का मतलब होता है कि वो स्पीसीज सिर्फ वहीं पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाएगी। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने एक ऐसे एरिया को चूज किया, ऐसे एरियाज को चूज किया, ठीक है, ऐसे एरियाज को चूज किया जिसमें से
हम के जहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है और वो स्पीशीज़ वहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाएगी, जिसे हम एंडेमिज्म कहते हैं। तो करीबन 25 हॉटस्पॉट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए और अब हमारे 25 तो है ही और 9 और जोड़ दिए। तो टोटल हो गए 34, पहले 25 थे और अब उसके बाद 9 और ऐड कर दिए, तो टोटल हो गए 34 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिसको आइडेंटिफाइड किया गया है। These hotspots are region of accelerated habitat loss. These hotspots are also region of accelerated habitat loss. ये hotspots है, ये मतलब जो एक मिनट रुकिएगा, ये जो हॉटस्पॉट है दे आर ऑल्सो रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। मतलब इन रीजन्स, ये जो रीजन जो हॉटस्पॉट चूज किए गए थे इनके अंदर हॉट जो जो हैबिटेट लॉस हुआ है वो भी बहुत तेज गति से हुआ है। तो हमारा जो मेन पर्पस था कि इन हॉटस्पॉट को ही कंजर्व रखना है। तो देखिए ये टोटल नंबर ऑफ द 34 हॉटस्पॉट है, यू डोंट नीड टू बी रिमेंबर इट, आपको ध्यान नहीं रखना है। देयर आर द टोटल फॉर 34 हॉटस्पॉट ग्लोबल लेवल पे चूज किए गए। आपको ध्यान नहीं रखना है, मेडिकल के पॉइंट ऑफ ध्यान रखना चाहो सो यू कैन लाइक चूज इट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ हॉटस्पॉट मिलेंगे, जिसमें अगर आप इंडिया में देखोगे कि अगर आप चूज करना चाहो कि हमारे इंडिया में इनमें से कितने हॉटस्पॉट आते हैं, तो अगर आप चूज करोगे तो वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयाज वो एरियाज है जो इंडिया के हॉटस्पॉट को चूज किए गए हैं, जो कि जिस यहाँ पे हमारी जो एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बाय द वे, जैसे कि श्रीलंका जियोग्राफिकल हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन क्या है कि फिर भी श्रीलंका का जो हॉटस्पॉट है वो हमारे यहाँ स्पीसीज, जो श्रीलंका का जो हॉटस्पॉट है जियोग्राफिकली नहीं है लेकिन पॉलिटिकली टच की वजह से इसको ऐसा बोलते हैं कि ये अब हमारी कंट्री का ही एक बायोडाइवर्सिटी रीजन है। Although this biodiversity hotspots put together cover less than the 2% of Earth, like जो biodiversity जितने भी hotspots हैं, जितने भी 34 biodiversity है, ये पूरे अर्थ का 2% कवर करती है। The number of species they collectively harbor is extremely high, and strict protection of this protest could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. अगर आपने सिर्फ इन hotspot पे भी species को conserve कर लिया, तो कम से कम आप total extinction के 30% पार्ट को कम कर पाओगे। ठीक है। In India, ecologically unique diversity regions are legally protected as a biosphere reserve, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। जो इंडिया में अगर बात करते हैं जो इकोलॉजिकली यूनिक है और बायोलॉजिकली बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, वो कौन कौन से है? बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क है और सेंचुरीज है। ये आपका हो जाते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स। ठीक है। India now has a total 14 biosphere reserves, 19 national parks and 448 wildlife sanctuaries. इंडिया के पास अगर देखोगे 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट है। इंडिया ऑल्सो हैज ए हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फेसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर। इंडिया में लाइक ऐसे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनको हम कल्चर से भी जोड़ते हैं, जहाँ पे इसकी कल्चर और ट्रेडिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। इंडिया में से बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट है जिनकी कल्चरल वैल्यू बहुत हाई है। ठीक है। जहाँ पे लोग उसकी पूजा करते हैं फॉरेस्ट की। इन मैनी कल्चर ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट आर वर सेट असाइड एंड all the trees and wildlife within were venerated and given total protection। मतलब बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्रीज और वाइल्ड लाइफ को लाइक कंट्रोल में रखा जाता है और उसको कंप्लीट प्रोटेक्शन दिया जाता है। सच स्क्रेड ग्रूव, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पवित्र स्थल है फॉरेस्ट में, जैसे कि खासी एंड द जंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ द कर्नाटका, ठीक है, और महाराष्ट्र एंड द सरजुगा, ओके, खानडा एंड द बस्तार रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश। ये वो रीजन्स है जहाँ पे फॉरेस्ट को आज इनकी पूजा की जाती है, इनकी कल्चरल वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई है। वहाँ पे अलाउ ही नहीं है, इवन एक पत्ती तक तोड़ना तो अलाउ नहीं होता। In Meghalaya, the Skredur are the last refuges for the number of rare and threatened planteds. Okay, so मेघालय की जो बात करते हैं, मेघालय के अंदर जो है ना खासी एंड द जनितिया हिल्स, ये ऐसी हिल्स हैं जहाँ पे जो फॉरेस्ट आपके जहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो इतने ज्यादा उनको कंजर्व रखा जाता है कि वहाँ पे पत्ती तोड़ना तक अलाउ नहीं होता। तो मेघालय में जो स्क्रेड ग्रुप्स है लास्ट रिफ्यूज फॉर एन लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड द थ्रेटन्ड प्लांट्स। मतलब अगर लाए आपके जो मेघालय के अंदर जो ऐसे स्क्रेड ग्रुप्स हैं तो वहां पर ऐसे ऐसे स्पीसीज हैं जो कि रेयर और बिल्कुल थ्रेटनिंग कंडीशंस के आसपास है, तो इसलिए इनको अब बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता।
ओके। अब आता है एक्सिटू ऑफ साइट कंजर्वेशन। लगता है कि अगर हमारे नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, अगर कोई स्पीसीज वहाँ पे कोई कंट्रोल में नहीं कर सकते, वाकई अगर वो खत्म होने की कगार पे हैं, उनको हमें वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स सफिशिएंट नहीं है, तो उसको हम लेकर हम उनको लाइक ऐसी जगह उनको बॉटनिकल गार्डन्स या जूलॉजिकल गार्डन्स जू होते हैं जो उनके अंदर हम उनको रख देते हैं। तो threatened animals and plants were taken out from a natural habitat and placed into a special setting where they can protected and given a special care. So ऐसे एग्जांपल क्या है, जूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स है, वैसे पर्पस रखा जाता है। तो अब क्या करते हैं, उनको आउटसाइड से हटाकर ऑफ साइट एरियाज में उनको रखा जाता है। There are the many animals have become extinct in the wild but continue to maintain in a zoological park. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि हैव बीन बिकम एक्सटिंक्ट इन अ वाइल्ड बट कंटिन्यू टू मेंटेन, मतलब ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि लाइक वाइल्ड कहने का मतलब है कि नेचुरल रीजन्स में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आपको जूलॉजिकल पार्क में देखने को मिलेंगे। In recent year, ex-situ conservation has advanced beyond keeping a threatening species and enclosures. Recent years के अंदर जो ex-situ conservation है, it become a very good way, become advanced way to conserve all the threatening species. Now the gametes of the threatening species can be preserved in a viable and a fertile condition for a long period using the cryopreservation techniques. मतलब जो लाइक कुछ जो थ्रेटनिंग स्पीसीज के जो गैमेट्स हैं, ओके, इनको वाइबल और फर्टाइल कंडीशन में कहने का मतलब उसके एम्ब्रियो को, फर्टाइल कंडीशन मतलब उसके एम्ब्रियो को क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर पर उसको प्रिजर्व किया जाता है। एग कैन ऑल्सो बी फर्टिलाइज इन विट्रो, और जो इवन उसके लाइक इन विट्रो कंडीशन में फर्टिलाइज करके हम ऐसे स्पीसीज को ग्रो, अगर मान के चलो कि अगर कोई स्पीसीज खत्म भी हो गई तो वहां से हम उनके गैमेट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर उसके एम्ब्रियो को निकाल के ग्रो करवा सकते हैं, या फिर उसके गैमेट्स को निकालेंगे, गैमेट्स निकाल कर उसको इन विट्रो फर्टिलाइज करवा सकते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है उसको बाहर की तरफ फर्टिलाइज करा सकते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में भी होता है, हम बाहर की तरफ ही करवाते हैं फर्टिलाइजेशन, तो उसी तरीके का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। एंड प्लांट इट कैन बी प्रोपोगेट यूजिंग अ टिश्यू कल्चर मेथड। हम प्लांट टिश्यू, हम जैसे कि जो अगर प्लांट्स अगर आपके पास कोई भी उसका डीएनए प्रेजेंट है, प्लांट का कोई भी एक टिश्यू प्रेजेंट है, तो उसको प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से उसको हम प्रोपोगेट करवा सकते हैं, जिससे कि वो स्पीसीज कंप्लीटली खत्म ना हो। Seed of different genetic strains of commercially important plant can be kept for a longer period in a seed bank. इवन लाइक बहुत सारे ऐसे हमारे कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्लांट है, उनकी जेनेटिक स्ट्रेन्स को लॉन्गर पीरियड के लिए इन सीड बैंक के अंदर रखा गया है, ठीक है। Biodiversity knows no political and its conservation therefore collective responsibility of all nations. Biodiversity कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब उसमें कोई ऐसी रीजन्स नहीं है कि जिसकी वजह से आप उसमें कर ना सके। बायोडाइवर्सिटी कोई बाउंड्री नहीं है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है। पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब अब क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज कहने का मतलब है कि जनरली जैसे आपको कोई अच्छा काम करने से पहले सोचना पड़ता है कि ये किसी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट तो नहीं होगा। जैसे आप कोई हिंदू कम्युनिटीज़ के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम कम्युनिटी को बुरा लगे तो वोट डाउन हो सकते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए शायद कुछ अच्छा हो तो ऐसा ना हो कि वो हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ चला जाए। तो कुछ ऐसे बाउंड्रीज हमेशा मन में आती हैं जिसकी वजह से कोई अच्छे काम हो नहीं पाते, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। तो लेकिन बायोडाइवर्सिटी में ऐसी बाउंड्री नहीं है। तो अगर आप कंजर्वेशन करेंगे तो ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट होगा, और जो कि इट्स टुवर्ड्स अ कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। द स्टोरी कन्वेंशन ऑफ ए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक अर्थ समिट है जिसको रियो डे जेनारियो 92 के अंदर 1992 के अंदर इसको रखा गया, एंड कॉल्ड अपॉन द ऑल नेशन, सभी नेशंस को कॉल किया गया जिनकी अप्रोप्रिएट, जिनकी मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। जिनकी ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई थी कि आपको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखना है और उसके बेनिफिट्स को सस्टेनेबल यूटिलाइज करना है। मतलब कहने का मतलब सस्टेनेबल यूटिलाइज करने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी स्पीसीज से, अगर कोई आपको प्लांट से अगर आपको वुड मिल रही है, कोई मेडिसिन मिल रही है, तो उतना ही यूज करो जितनी आपकी जरूरत है, उससे ज्यादा मत यूज, ऑप्टिमम यूज कीजिए। दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। इन द फॉलो अप, मतलब उसका फिर फॉलो अप हुआ, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर वर्ल्ड समिट किया गया 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसमें 190 कंट्रीज के अंदर 190 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द कंट्री।
जिसमें सभी 190 कंट्रीज ने एक प्लेज लिया और कमिटमेंट दिया, मतलब कमिटमेंट के लिए प्लेज लिया। वो कमिटमेंट ये था कि हम 2010 तक टू अचीव, हम एक 2010 तक जो करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, जो ठीक है करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, जो सॉरी करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है, उसको ग्लोबल लेवल के ऊपर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे। ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल और लोकल लेवल तक उसको रीजनेबली हम रिड्यूस करेंगे। तो ये था कि 2010 तक हम उन्होंने प्लेज लिया था 190 कंट्री से कि रेट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी जो एक्सटेंशन हो रहा है उसको हम ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल और लोकल लेवल तक उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपने जो ये दो पार्ट कंटेंट पढ़ा, एक तो पढ़ा इन सिटू एक्स सिटू, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, और उसके अलावा द कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ये आप ध्यान रखिएगा। तो विद दिस पॉइंट योर चैप्टर इज ओवर। ओके, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं आपके उसके नोट्स आपको भेज रहा हूँ, उसके नोट्स ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, लाइक मोस्ट ऑफ यू लाइक थॉट कि नोट करना जरूरी है या नहीं है। देखिए नोट करने से आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि कोई कोई चीज आप जब नोट करते हो तो आपकी खुद की स्किल्स बढ़ेंगे, और यू मे डू गुड। अगर आप उसको स्टडी नोट करके स्टडी करेंगे, आप अच्छा करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा हमारा रिप्रोडक्शन के ऊपर। रिप्रोडक्शन में आपके 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन इन हमारा पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, फिर पढ़ेंगे द अदर वे ऑफ रिप्रोडक्शन। से वो वैरायटी ऑफ टेक्निक्स है, वैरायटी ऑफ सिस्टम्स है, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये 3 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, टाइम लेगा, लेकिन रिमेनिंग 2 चैप्टर्स छोटे हैं, ठीक है। चलिए अभी आज के लिए इतना ही, यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हम कल के जब भी हम मिलेंगे तो हम कुछ इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे, और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। उस सॉल्व करने के बाद में भी देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट कंटेंट। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।